हैं आप सभी 40 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम CS कुंदन है और मैं एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी काम करता हूँ। अगर नहीं होगा तो एक दो परसेंट। ये जो सेशन है स्पेशली अगर आप देखे होंगे तो इसका जो टॉपिक है बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एंटिटी रजिस्ट्रेशन, IPR। ठीक है, क्या होता है, उसके बाद बेसिक फंडिंग के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, उसके बाद वंस योर कंपनी और LLP रजिस्टर्ड अंडर द कंसर्न एक्ट देन व्हाट एवर द कंप्लायंस रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और अगर हम नहीं रखते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। शुरुआत में मैं 1 घंटे आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों का कोई कंसर्न अगर क्वेश्चन होगा देन उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 to 1। तो अगर हम देखें जो स्टार्टअप पॉलिसी है, अगर हम उसकी बात अगर करें कि स्टार्टअप पॉलिसी में कि कौन से एंटिटी हैं जो एलिजिबल है बिजनेस करने के लिए। आपको पता है कि हम प्रोप्राइटरशिप के रूप में बिजनेस कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस कर सकते हैं, हम कंपनी भी बना के काम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्टार्टअप जो स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है, वो रिकॉग्नाइज किसको करती है। तो उसमें क्लियर है कि या तो कंपनीज एक्ट में एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए या तो LLP रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये होगा तभी जाकर के आप स्टार्टअप इंडिया का जो भी बेनिफिट है वो आप ले पाएंगे। तो आप में से किसी ने कंपनी बनाया है अभी तक? किन्हीं की कंपनी है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? ओके, मतलब कुछ लोगों का है जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस पे बहुत सारा कंप्लायंस होता है। बहुत बार क्या होता है कि उस जानकारी के अभाव में आप वो कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं और होता क्या है कि जो नॉन कंप्लायंस कॉस्ट होता है उसका बर्डन आपके ऊपर ज्यादा आ जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें कि ये सर एक कंप्लायंस का बर्डन, बहुत बार ऐसा होता है कि क्यों इतना कंप्लायंस है, क्यों ऐसा है ना। आप सिंपल समझे कि अगर आपके घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो आपको उस बच्चे का लालन पालन करना होता है। उसी तरीके से कंपनी एक लीगल एंटिटी है जिसको आप जन्म देते हैं। तो जब आप उसको जन्म देते हैं तो स्वाभाविक है उसका लालन पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है उसकी जो लायबिलिटी है आपके ऊपर आएगी। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अगेन कंप्लायंस ऐसा कोई बर्डन नहीं है। होता क्या है कि हम लोग कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी को एक्चुअली भूल जाते हैं, दिक्कत वहां है। भूलने से काम नहीं चलेगा। बाकी अगर आप थोड़े से जागरूक रहेंगे, और हालांकि मैंने आज इस में पूरा लगभग साल भर का जो कंप्लायंस होता है मैं कवर करने की कोशिश किया है इसमें कि पता चले आपको कि कब हमको क्या करना है। तो थोड़ा सा अगर आप जागरूक रहे तो जो नॉन कंप्लायंस का बर्डन है वो बर्डन खत्म हो जाएगा। अगर हम कंपनी की बात करें कि कंपनी क्या होता है, तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बने या इससे पहले जो कंपनी लॉ था जैसे 1956 था, या उससे पहले भी इंडियन कंपनीज एक्ट जो भी थे, उसमें अगर कोई एंटिटी एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है हम उसको कंपनी मानेंगे। पहला बात है। दूसरा है कि कंपनी बन जाने के बाद सर कंप्लायंस क्यों जरूरी है, व्हाई द कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड, राइट। आप खुद से जरा सोच के देखिए कि अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं या आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो क्या आप चाहेंगे कि हमारा पैसा डूब जाए? कभी नहीं चाहेंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें कि चाणक्य की जो एक बुक है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि देयर आर 4 गुड क्वालिटीज ऑफ अ किंग। कि किसी भी अच्छे राजा की बोले कि 4 क्वालिटी है, उसमें 4 वर्ड क्या क्या लिखा उन्होंने। पहला लिखा रक्षा, दूसरा लिखा ब्रीदिंग, तीसरा लिखा पालन और चौथा लिखा योग्य क्षमा। ये 4 क्वालिटीज है किसी अच्छे राजा की। मैं इसको कंप्लायंस से रिलेट करता हूं कि कैसे कंप्लायंस उस एंशियंट जमाने से जुड़ा हुआ है कि आज के परिप्रेक्ष्य में चीजें मॉडर्न जरूर हो गई है लेकिन ये नई बात नहीं है। ये बहुत पुरानी परिपाटी है जो चलती आ रही है। तो कौटिल्य ने अपनी बुक में लिखा कि एक राजा वो अच्छा है जो अपने प्रजाओं की रक्षा करता हो, यानी कि जिसके साम्राज्य में प्रजा सुरक्षित महसूस करे, वो साम्राज्य वो राजा अच्छा माना जाता है। दूसरा क्या बोला उन्होंने? वृद्धि, ग्रोथ। बोला कि जिस राजा का साम्राज्य समय के हिसाब से ग्रोथ करता हो, आगे बढ़ता हो, बोला कि वो साम्राज्य अच्छा माना जाएगा। तीसरा उन्होंने बोला कि पालन, बोले ये भी जरूरी है कि राजा के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन भी होना चाहिए।
क्योंकि लाजमी है, अगर कानून का पालन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा, बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, समाज में कलह हो जाएगा। और लास्ट वर्ड उन्होंने बोला योगिक क्षमा, जिसका मतलब होता है वेल बीइंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, यानी कि जिसको हम सर्व लोक हितम बोलते हैं, सबका हित हो। अब एक कंप्लायंस से रिलेटेड कैसे है ना, अब मैं बताता हूं आपको कि जब भी ये क्वेश्चन आए कि व्हाई द कंप्लायंस इज नेसेसरी, लाजमी है कि जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपके साथ जितने लोग काम करते हैं, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपके शेयर होल्डर हो, या अदर कोई इन्वेस्टर हो जिसका इंटरेस्ट आपसे जुड़ा हुआ है, क्या उसके हितों का रक्षा करना एज ए कंपनी आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? जरूर बनता है। इसीलिए इतने सारे कंप्लायंस है कि आप उनके हिसाब से, जो थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी आप टैक्स देते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर आपकी कंपनी के लिए है। तो जिसका भी इंटरेस्ट आपके कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, आपके सबको हितों का रक्षा करना आपका फर्ज बनता है, इसलिए कंप्लायंस जरूरी है। दूसरा मैंने बोला वृद्धि, लाजमी है कि अगर आपको इन्वेस्टर की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, कोई भी इन्वेस्टर आपके यहाँ पैसा लगाएगा क्यों, जब तक उसको ग्रोथ नहीं दिखेगा, जब तक उसको आने वाले टाइम में अपने पैसे पे रिटर्न नहीं दिखेगा। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन, हमें ये भी एश्योर करना होता है कि हमारा जो एंटिटी है इसका प्रोस्पेक्ट ग्रोथ है ना, आगे हम बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा, वृद्धि करेंगे। तो ये भी एक इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तीसरा मैंने बोला पालन, वंस यू रजिस्टर्ड योर द कंपनी, उसके बाद जो भी इसके ऊपर, नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ तो एक कंपनी के लिए है, अगर आपने एलएलपी बनाया है तो जो एलएलपी एक्ट के प्रोविजन है, इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन हो गया, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसका प्रोविजन आपके ऊपर लग जाएगा, अगर आपके यहाँ एम्प्लॉय की संख्या 10 से ज्यादा है और आप अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं तो एपीएफ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो आपके ऊपर जिन जिन कानूनों का लागू होना होता है, अगर एक बार जब लागू हो जाता है तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आपको उसके हिसाब से कंप्लायंस करना है। दूसरी बातें हैं कि पालन क्यों जरूरी है, अगर आप पालन नहीं करेंगे, मैंने जो स्लाइड ये जो शेयर किया है आपके साथ, राइट हैंड साइड में देखिएगा कि नॉन कंप्लायंस कॉस्ट क्या है। और मैं एक रिसेंट आपसे किस्सा शेयर करता हूं, पेटीएम, आप देखे होंगे कि हाल ही फिलहाल में पेटीएम ने आरबीआई का वायलेशन किया था, आरबीआई के गाइडलाइन का, उसकी स्थिति क्या हो गई थी, 900 का शेयर लगभग 350 के आसपास, 370 के आसपास आ गया, है ना। यानी कि मार्केट वैल्यू जो पेटीएम का था, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस, एक दो दिन के अंदर 1000 करोड़ का वैल्यूएशन डाउन हो गया था पेटीएम का। तो मेरा एक कहना है कि आप भी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसी छोटी सी गलती ना करें जिसके वजह से आपके वैल्यू पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला हो। और एक बार अगर आप कंप्लायंस आपका प्रॉपर होता है और अगर आप चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको तो कॉन्फिडेंस अपने कंपनी पे होगा ही, और आप उस कॉन्फिडेंस को सामने वाले के सामने भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो अब है कि सर कंपनी बना लेने के बाद हमें करना क्या क्या चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी ऑलरेडी बना चुके हैं। कंपनीज एक्ट में अगर हम देखें मैंडेटरी रूप से कंप्लायंस देखें, तो कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी है, जो आपको हर साल करना होता है। क्या करना होता है, जैसे ही ये मार्च का महीना खत्म होगा, मार्च के महीने खत्म होने के बाद जिन जिन लोगों के पास डिन है, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उनको कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उन्हें हर साल केवाईसी कराना होता है। केवाईसी कराने के लिए अंतिम तिथि क्या है, 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपको अपना केवाईसी करवा लेना है। केवाईसी करवाने के लिए सर पेपर क्या जरूरी है, केवाईसी के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो आपका आधार कार्ड का कॉपी चाहिए, पैन कार्ड का कॉपी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका फोटोग्राफ चाहिए। लेकिन एक और चीज है, केवाईसी के समय अगर आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो ये ध्यान रखे बात, ये बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन एक केवाईसी के प्रोविजन में क्लियर मेंशन है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो मैंडेटरी रूप से केवाईसी में पासपोर्ट को लगाना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है पासपोर्ट तो आपको पासपोर्ट मैंडेटरी रूप से लगाना है। अच्छा। तो आपके जो भी कॉपी होंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड के जो कॉपी होंगे, आपको क्या करना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी प्रैक्टिसिंग, या तो कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो,
उन्हें भी इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि ये पेपर सही है। उसके बाद एक फॉर्म आता है DIR 3 KYC, जो हमें 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक फाइल करना होता है। समय से अगर आप फाइल कर देंगे तो इसका कोई भी चालान का फीस नहीं होता। लेकिन अगर आप 30 सितंबर तक इसको फाइल नहीं करते हैं तो ध्यान रखे बात, एक डायरेक्टर के लिए, एक डीन के लिए आपको 5,000 रुपए अलग से फाइन देने पड़ते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो काम बिना किसी खर्चे के हो सकता है, अगर हम समय से ना करें तो उसके लिए 5,000 रुपए हमें MCA को फाइन के रूप में देना पड़ सकता है। और ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में मेरे यहाँ जो जो लोग डायरेक्टर हैं उनका KYC करा लेना है। लेकिन ध्यान रखना है केवल डायरेक्टर पे KYC एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी जस्ट हम बोले थे कि जिनके पास डिन है उनको KYC कराना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर हमने एक कंपनी बनाया, और हम कंपनी बनाए तो कंपनी में बनाने के समय जो लोग भी डायरेक्टर होते हैं उनके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन का होना जरूरी होता है। तो कंपनी बनाते समय मैं डायरेक्टर बना कंपनी में, उस समय तो मेरे पास डिन आ गया। लेकिन किसी कारण से अगर हम उस कंपनी से रिजाइन देके बाहर हो गए, तो रिजाइन देके बाहर होने से ये मतलब नहीं हुआ कि मेरा डीन खत्म हो गया, मेरा डीन अभी भी है। तो कहता है कि वंस द डीन यू हैव ऑब्टेन, आपको KYC करना पड़ेगा। मतलब ये है कि भले हम डायरेक्टर नहीं हैं, लेकिन अगर हम डीन होल्ड करते हैं तो हमें KYC कराना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हम कंपनी में डायरेक्टर होंगे तभी KYC कराना पड़ेगा। अगर आप कभी भी डायरेक्टर बने हैं या अगर आपने डीन लिया है तो आपको KYC कराना जरूरी है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी हम लोग बाद में बात करते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, हम लोग 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे। तो हमने क्या कहा आपको कि डीन मैंडेटरी, जिसके पास डीन है उनके लिए KYC मैंडेटरी है। एक चीज तो ये हो गया। और सर क्या करना होता है? जैसे ही 31 मार्च खत्म होगा, आपको अपना अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है, अकाउंट को रेडी कर लेना है। अकाउंट को रेडी करके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उसको अप्रूव करके ऑडिटर के पास भेज देते हैं। ऑडिटर के पास ये चला जाता है ऑडिट होने के लिए, फिर ऑडिट हो करके उधर से ऑडिट होकर के आ जाएगा। उसके बाद 2 फॉर्म है कंपनी लॉ में, एक फॉर्म है MGT 7 और दूसरा फॉर्म है AOC 4। वो सारा चीज इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको दिया है, MGT 7 और AOC 4। इसका फाइलिंग का डेट क्या है सर? तो हमने कहा कि 31 मार्च जब खत्म होगा तो हमें अपने कंपनी का ऑडिट करवा लेना है। ऑडिट कराने के बाद एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना होता है। ये बनाते कौन है? कंपनी की जिम्मेदारी होती है। वो अलग बात है कि आप जिनसे भी काम कराते हैं बहुत बार वो CL CS को बना के दे देते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंपनी की। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट हम प्रिपेयर करेंगे, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाने के बाद फिर क्या होता है, हर कंपनी को साल में एनुअल जनरल मीटिंग करना होता है। यह मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 96 जिसके अकॉर्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है? अगर आपकी कंपनी नई कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि आपके कंपनी में पहली बार अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है तो आपके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी 1 साल से पुरानी हो गई है तो उस केस में आपके कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग का जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर होता है। अगेन गौर से सुनिएगा, जैसे ही मार्च खत्म होगा, मार्च खत्म होने के बाद हमें अपने अकाउंट को रेडी कर लेना है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेना है। ये सब रेडी होने के बाद हमें एनुअल जनरल मीटिंग कराना होगा। एनुअल जनरल मीटिंग कराने के लिए हमें नोटिस भेजने होंगे। किसे नोटिस भेजना होगा? सारे डायरेक्टर्स को नोटिस भेजना होगा, कंपनी में जो शेयर होल्डर होंगे उनको भेजना पड़ेगा, और जो कंपनी के ऑडिटर होंगे उन्हें भेजना पड़ेगा। इन तीनों को भेजना है। जब नोटिस चला जाएगा, अब है AGM की लास्ट डेट क्या है? तो हमने कहा कि अगर आपकी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है उस केस में आपके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, और अगर 1 साल से ज्यादा पुरानी आपकी कंपनी है उस केस में AGM की जो अंतिम डेट है वो 30 सितंबर है। तो कहने का ये मतलब है, अब ये जो ड्यू डेट है उस डेट को हमें एनुअल जनरल मीटिंग कर लेना है। एनुअल जनरल मीटिंग करने के बाद हमने जो 2 फॉर्म का नाम लिया था, एक था AOC 4 और एक था MGT 7। ये कहता है कि एनुअल जनरल मीटिंग से 30 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म? AOC 4 फाइल हो जाना चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग से 30 दिन के भीतर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, है ना,
company shall have required to file form AOC 4 to the registrar of company with application fee, जो भी फी होगा 30 दिन के अंदर AOC 4 फाइल करना है। कब से? AGM से। तो उसके बाद दूसरा फॉर्म एक MGT 7 है ना, और एक 7A भी होता है। दोनों में बस फर्क इतना है, 1% कंपनी के लिए और स्मॉल कंपनी के लिए MGT 7A लगता है, और अदर देन स्मॉल कंपनी के लिए MGT 7 लगता है। तो एक जो दोनों फॉर्म है MGT 7A कहे या 7 कहे, इसको फाइल करने का जो अंतिम डेट है वो है AGM से 60 दिन, 60 डेज। यानी कि AOC 4 30 दिन के अंदर और AOC और MGT 7 60 दिन के अंदर। क्या होगा सर अगर हम ना फाइल किए तो? अगर आप नहीं करेंगे फाइल तो ध्यान रखिए बात, हर दिन के हिसाब से इसमें 100 रुपए का फाइन है पर डे। यानी कि अगर 30 डेज डिले हुआ एक फॉर्म में तो 3000 रुपया हमें एडिशनल पे करना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन की सर जनरली अगर हम समय से फाइल कर दे इस फॉर्म को तो समय से फाइल करने में कितना खर्चा आएगा? तो जनरली 400 रुपए का आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल पे। अगर आपके कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल ज्यादा होगा तो ये 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखे बात, ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, अंडर 1000 होगा। लेकिन अगर आपने अगेन कितने दिनों में जो भी समय निर्धारित है वो 30 दिन या 60 दिन नहीं किए, तो जैसे ही वो ड्यू डेट खत्म होगा उसके बाद से पर डे 100 रुपए चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप जितना डिले करेंगे, जिस दिन भी फाइलिंग करेंगे, उस दिन आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि सर हम फाइल ही ना करें तब क्या होगा? तो कंपनी लॉ में अगेन प्रोविजन है कि अगर कोई कंपनी अपना एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगातार 2 साल तक फाइल न करे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये पावर है सेक्शन 248 में कि आपके कंपनी के नाम को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, नाम को काट के हटा देगा। यानी कि आपकी कंपनी का जो स्टेटस एमसीए पे दिखता है एक्टिव, आप जब मास्टर डेटा देखेंगे तो जो एक्टिव दिखता है वहां एक्टिव से वो स्ट्राइक ऑफ कर देगा, आपके नाम को आरओसी अपने रजिस्टर में से काट के हटा देगा। तो ध्यान रखिए बात, हम अगेन बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो चीजें हम पे एप्लीकेबल हैं उससे बच नहीं सकते हैं। बेहतर है कि हम चीजों को समय पे करें, और अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो रूटीनबद्ध तरीके से काम करें। तो ये मैंने अगेन बात कर रहा था कि मैंडेटरी चीजें क्या क्या है। एक केवाईसी, डायरेक्टर का केवाईसी, या जो भी व्यक्ति डीन होल्ड करते हैं उनको समय से केवाईसी करवाना है। दूसरा बात था कंपनी का एनुअल रिटर्न, चाहे वो एओसी 4 हो चाहे एमजीटी 7 हो, ये भी आपको समय से फाइल कराना है। तो मैंडेटरी कंप्लायंस की अगर बात करें हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो बस यही 3 है। उसके बाद अगर हम इनकम टैक्स में जाते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से हमें अपना आईटीआर फाइल करना होता है। हर साल आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको अपना जीएसटी रिटर्न भी समय से फाइल करते रहना है। अब है कि जब हम कंपनी बनाते हैं उस समय भी कुछ कंप्लायंस की जरूरत होती है। तो अभी हम बताएं आपको कि एनुअल जनरल मीटिंग से 30 दिन के अंदर एमजीटी 7 फाइल करना है, और 60 दिन के अंदर एओसी 4, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 30 दिन के अंदर एओसी 4 फाइल करना है और 60 दिन के अंदर एमजीटी 7 फाइल करना है। एक और चीज ध्यान रखना है, अगर आपके कंपनी में फर्स्ट टाइम एजीएम हो रहा है, फर्स्ट का ये मतलब हुआ कि कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, उस समय आपको एक और फॉर्म फाइल करना है। कौन सा फॉर्म? फॉर्म एडीटी 1। ये है क्या? ये है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। कि पहली बार जब हम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे अपने कंपनी में तो एक हमको एक्स्ट्रा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जो है एडीटी 1। ये ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इसको कितने दिन में करना है? विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। किस दिन से? एनुअल जनरल मीटिंग से 15 दिन के अंदर फॉर्म एडीटी 1 फाइल हो जाना चाहिए। अगेन अगर सर हम इसको फाइल ना करें तब क्या होगा? तो इसमें 100 रुपए पर डे फाइन तो नहीं लगेगा, लेकिन इसमें फॉर्म का जो फीस होता है, जैसे मैंने बोला 400, तो जो 400 की फीस है अगर एक दिन डिले होगा तो आपको 800 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 400 की जगह 1200 लगेंगे, राइट। 15 दिन डिले होगा तो 1600 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 400 का जो फॉर्म है इसका 12 गुना, 12 टाइम्स, कितने हुए? 4800, और 400 रुपया उस फॉर्म का हुआ तो टोटल कितने हुए? 5200। यानी कि आप कितना भी डिले करेंगे तो मैक्सिमम इसके केस में आपका जो पैसा लगेगा वो 5200 लगेगा। एक कैप है जहां पे जाके रुक जाता है।
लेकिन इन केस ऑफ AOC4 और MGT7 हम क्या बोल रहे थे, ये तब तक 100 रुपए पर डे चलता रहेगा जब तक कि आप उस साल का वो फॉर्म फाइल न कर दे। लेकिन ADT1 के केस में या कंपनीज एक्ट में और भी जो अलग अलग फॉर्म्स है, उसके केस में ये पर डे वाला कहानी जनरली नहीं होता है। वो उसका मैक्सिमम कैप होता है जो जनरली 12 गुना तक होता है, जो आपको देना पड़ सकता है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि हम क्यों ना करें, जब हम AGM कर लिए तो हम क्यों वेट क्यों करें, हमें ADT1 फाइल समय से कर देना चाहिए। ये कुछ मैंडेटरी कंप्लायंस था। जब आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाने के बाद भी जनरली क्या होता है, मैं भी चूंकि हूँ प्रैक्टिस में, तो हमेशा ये लगभग हर महीने का ये चीज है कि बहुत बार ये सुनने को मिलता है। कंपनी बनाया उसके बाद, सर हम तो अपने अकाउंट से काम कर रहे थे। जब अपने अकाउंट से काम करना था तो कंपनी क्यों बनाए। कंपनीज एक्ट का अगर आप कंपनी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आप खुद से मत जोड़ो इसको, कंपनी एकदम सेपरेट है। कंपनी का ट्रांजैक्शन कंपनी के अकाउंट से ही होना चाहिए। अब जब एक बार आप कंपनी बना लिए तो आप अपने अकाउंट से अगर कंपनी में दे रहे हैं तो ये कंपनी के लिए लोन है, और ये आपके लिए क्या है, असेट है। आपको पैसे कंपनी से लेना है। मतलब कोई भी इंटर ट्रांजेक्शन जो आपके बीच में और कंपनी के बीच में हो रहा है, आपको इसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और आप जिसे भी पेमेंट करें या कंपनी के बिहाफ में रिसीव करें, आपको ध्यान रखना है कि ये पैसे कंपनी के अकाउंट में ही आना चाहिए। अब हम कंपनी बनाते जब हैं तो कुछ फॉर्म हमको इनिशियली फाइल करना होता है। अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर्म फाइल ही नहीं करते। तो मैं बताता हूं अगेन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कंपनी जब एक बार रजिस्टर हो जाती है तो ये कंपनी लॉ का सेक्शन है 12 वो कहता है कि 30 दिन के भीतर, विद इन 30 डेज, आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का कंफर्मेशन देना है। इसका क्या मतलब है, जब आप कंपनी बनाने जाएंगे तो बनाते टाइम वो पूछता है, क्या पूछता है कि आप जो एड्रेस मेंशन कर रहे हैं कंपनी का, क्या यही एड्रेस परमानेंट होगा या ये अभी टेम्पररी एड्रेस है। तो अगर आप उसी को परमानेंट बनाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट उसे बनाने के लिए इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि फॉर एग्जांपल, आपका नाम क्या है, मान लीजिए कि हम सौरभ के साथ एक कंपनी बना रहे हैं दोनों मिलके, ठीक है। तो अगर या तो सौरभ के नाम से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए या मेरे नाम से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर होगा तो क्या कर सकते हैं, हम कंपनी बनाते समय ही या तो सौरभ के एड्रेस को या हम अपने एड्रेस को कंपनी का एड्रेस बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, एक बार हम रन के माध्यम से कंपनी का नाम अप्रूव करा लिए, रन जो फॉर्म होता है, रिजर्व यूनिक नेम। तो जब कंपनी का नाम कंफर्म हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, उस नाम के साथ किसी से रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं। किस केस में, जब सौरभ के नाम से भी कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, मेरे नाम से भी नहीं है, तो हमने क्या किया, इनके साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया। तो जब रेंट एग्रीमेंट करेंगे तो इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें लगेगा। क्या क्या लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट और एक एनओसी। अगेन मैं बता रहा हूं, अब आपको लग रहा होगा कि सर रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हो जाएगा तो काम हो गया, एनओसी की क्या जरूरत है। एनओसी मैंडेटरी है। अगेन मैं बोलता हूं 90% लोग अपने INC 22 के साथ एनओसी नहीं लगाते हैं। मैं रिसेंटली बता रहा हूं, मेरे क्लाइंट को MCA से नोटिस आया कि आपको आपने उसमें एनओसी नहीं लगाया था, और ये बोले सेक्शन 12 का वायलेशन। बोले अगेन क्यों ना फाइन लगाया जाए, और पता है फाइन कितना, 25,000 रुपए, 25,000 फॉर ईच डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर से 25-25,000 रुपए। तो कहने का ये मतलब है छोटी छोटी चीजें जो हमें पता नहीं होता है, और अगर वो स्किप हुआ तो हमारे लिए कंप्लायंस का बर्डन बन सकता है। तो कहने का ये मतलब है ये हम कर देंगे। तो अगर कंपनी बनाते समय हमने एड्रेस को परमानेंट कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हम आश्वस्त नहीं है, तो आश्वस्त नहीं है तो मेरे आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा हम उसको टेम्पररी एड्रेस मान करके कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर जब कंपनी बन जाती है तो विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, एक फॉर्म है INC 22, वो क्या करना होता है कि अब हम जहां भी ऑफिस रखना चाहते हैं, रेंट एग्रीमेंट करके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी करके, हम क्या करेंगे, वो पूरा एक पेपर रेडी कर लेंगे और हम फॉर्म में INC 22 फाइल कर देंगे। INC 22 जैसे ही फाइल करेंगे हमारा एड्रेस MCA में अपडेट हो जाता है। तो एक प्रक्रिया ही है, एक है कि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप अपने एड्रेस को परमानेंट वहीं पे कर सकते हैं,
लेकिन उसके लिए मैंने कहानी बताया आपको कि हाँ, रन अप्रूव होना चाहिए, या तो जो प्रमोटर है या जो प्रपोज डायरेक्टर है उनके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तब सेकेंड वाला ऑप्शन है कि कंपनी बनने के बाद सर हम 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर क्या करेंगे, INC-22 फाइल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद है कि आपको अपने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है। कितने दिन के अंदर, एक मैक्सिमम टाइम लिमिट इसके लिए 180 दिन है। 180 दिन के अंदर बैंक अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए। और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन मनी है, सपोज कीजिए कि अगर हम दोनों मिल करके पेडअप कैपिटल कंपनी का 1 लाख रखे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भी 50,000 है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन 50,000 है। तो एक बार जब कंपनी बन जाएगी तो बन जाने के बाद इनको अपने अकाउंट से 50,000 जमा करना पड़ेगा कंपनी के अकाउंट में, और मुझे भी अपने अकाउंट से 50,000 जमा करना पड़ेगा कंपनी के अकाउंट में। इस तरीके से क्या हुआ कि कंपनी का जो पेडअप कैपिटल था, कंपनी कंपनी में जो हमें पैसे देने थे, हमने वो पैसा कंपनी को दे दिया। और अब क्या होगा, ये जैसे ही हम पैसा जमा कर देते हैं, पैसा जमा होने के बाद हम बैंक के स्टेटमेंट निकालते हैं। और बैंक के स्टेटमेंट निकालने के बाद एक फॉर्म है INC-20A, जिसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहा जाता है। एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन 10A है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, अगेन क्वेश्चन, कि सर हमने अकाउंट खोल दिया, हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए। ध्यान रखिए बात, इस सेक्शन 10A में क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक कोई कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल न करे, उसके पास कोई भी लीगल राइट नहीं है कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए। मतलब ये है कि बिना INC-20A फाइल किए हुए हम कंपनी के बिहाफ में जितना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। ये इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर कल के दिन में इस पे लीगल क्वेश्चन हो जाए, अगर लीगल मान लीजिए कहीं लिटिगेशन आपका हो जाए, और अगर ये देखा जाए कि आपने INC-20A तो फाइल ही नहीं किया था, तो सामने वाला जो अपोजिशन का पार्टी होगा वो आपकी इस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करा देगा। इसलिए ध्यान रखिए बात कि शुरुआत का चीज है कि जब भी आप कंपनी बनाए, बैंक अकाउंट ओपन करें, सब्सक्रिप्शन मनी जमा करें, बैंक के स्टेटमेंट ले, और तुरंत कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करें, देन यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर बिजनेस विद द नेम ऑफ कंपनी। उसके बाद ही आप कर सकते हैं, उससे पहले आपके पास हक नहीं होता है कि हम कंपनी के नाम पे कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं अभी तक जो हमने बात किया, ये बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं कि जब भी आप कंपनी बनाएं, हालांकि हम लोग समय समय पे अवेयर करते रहते हैं, और ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपके जानकारी के अभाव में और ये सारी चीजें मिसहैपनिंग हो जाती है, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी, ऐसा भी करना था। तो इसलिए जो भी बात अभी तक मैंने आपको बताया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है और कंप्लायंस के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना है। इसके अलावा अगर हम LLP की बात करें कि सर LLP में क्या होता है, तो LLP और कंपनी में अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो कंप्लायंस के मामले में LLP में थोड़ा सा लिबरल है, यानी कि LLP में कंप्लायंस कम है। कंपनीज एक्ट में जहां आप देखेंगे कि हर बार एक फॉर्म, वो फॉर्म, कुछ भी होता है तो इसके लिए फॉर्म फाइल करना, उसके लिए समय का निर्धारण है। LLP में ऐसा नहीं है। LLP का जो कॉन्सेप्ट भी है, आप अगर देखेंगे तो ये जस्ट एक हाइब्रिड फॉर्म है। किसका हाइब्रिड फॉर्म है, तो जो चीजें पार्टनरशिप की अच्छाई थी वो उठा के डाल दिया इसमें, और जो चीजें कंपनीज एक्ट की अच्छाई थी वो इसमें उठा के डाल दिया। यानी यह एक हाइब्रिड फॉर्म है पार्टनरशिप और कंपनी का। तो अच्छाई क्या है, अच्छाई ये है कि कंप्लायंस का बर्डन LLP में कम है। दूसरा, कि अगर हम कंपनी बना के जब काम करते हैं, तो जैसे हम बताएं कि आप अपने अकाउंट से पे करेंगे, उसका भी हिसाब कंपनी को रखना पड़ता है। मतलब हर चीजों के लिए, इवन फाइलिंग भी करना पड़ता है बहुत बार, MCA को बताना पड़ेगा कि हाँ ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, है ना। लेकिन इन केस ऑफ LLP आप पैसे को मैनेज आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर हमें मान लीजिए कि हमने LLP बनाया, और हमको अगर दोस्त से लेके पैसा काम करना है, तो हम LLP में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कंपनी नहीं कर सकते। कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वही चीजें LLP में आसान है। पार्टनरशिप में और कुछ बुराइयां भी थी। बुराई ये थी कि पार्टनरशिप फर्म में परपेचुअलिटी नहीं था। इसका ये मतलब हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर है, दो पार्टनर है, एक की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता था। लेकिन इन केस ऑफ LLP को इन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का दर्जा दिया, और इसको क्या बोला कि इसमें किसी पार्टनर के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनरशिप में जहां था कि 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं, LLP के केस में ये कोई बाउंडेशन नहीं है। LLP में आप जितना चाहे उतना पार्टनर रख सकते हैं। तो ये सब कुछ अच्छा ही है।
पार्टनरशिप का कोई भी आप देखेंगे आज भी कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है जहां से आपको पार्टनरशिप के बारे में कोई जानकारी मिल सके। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपको किसी पार्टनरशिप के साथ अगर कोई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो सर हम ऑथेंटिकेट कैसे करें कि ये सही में पार्टनरशिप है कि नहीं है, और ये सच में जितना टर्नओवर बता रहा है उतना है कि नहीं है। लेकिन अगर एलएलपी कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना हो तो आप आराम से एमसीए के पोर्टल के माध्यम से किसी भी कंपनी का जो जानकारी आप चाहते हैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होते हैं। आप वहां से किसी भी प्रोफेशनल के माध्यम से सारा का सारा जानकारी ले सकते हैं कि उसका बैलेंस शीट क्या फाइल हुआ है, उसने रिटर्न कितने दिखाए हैं, उसने इनकम टैक्स क्या पे किया है, सब चीज आपको पता चल जाएगा। यानी कि वहां पे ऑथेंटिकेशन आसान है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऑथेंटिकेशन आसान नहीं होता है। तो एलएलपी के बारे में अगर बात करें कि सर एलएलपी में कंप्लायंस का बर्डन क्या है, तो एलएलपी में दो फॉर्म है। एक फॉर्म है एलएलपी फॉर्म 11 और दूसरा फॉर्म होता है फॉर्म 8। यही दो फॉर्म है जो आपको एमसीए में फाइल करना होता है। फॉर्म 11 का जो फाइल करने का ड्यू डेट है वो 30 मई है, 30 मई तक फाइल करना है। और जो फॉर्म 8 होता है उसको 30 अक्टूबर तक फाइल करना होता है, ये ड्यू डेट है। लेकिन अगेन ये भी जो दोनों फॉर्म है अगर आप इसको नहीं फाइल करेंगे तो अगेन पर डे 100 रुपए के हिसाब से आपको फाइन देना पड़ सकता है। जैसे कि एमसीए में फॉर्म एओसी 4 और एमजीटी 7 था, उसी तरीके से एलएलपी के लिए फॉर्म 11 और फॉर्म 8 है। इसका जो ड्यू डेट है फॉर्म 11 का 30 मई है और उधर फॉर्म जो 8 है उसका ड्यू डेट जो होता है वो 30 अक्टूबर होता है। तो अगर आपका एलएलपी है तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। कंपनी लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो हर कंपनी को, अब देखिएगा बर्डन कैसे है कंपनी के। वंस द कंपनी रजिस्टर्ड, आपको अपना अकाउंट हर साल ऑडिट कराना ही पड़ेगा। कंपनी काम करे ना करे लेकिन ऑडिटिंग मैंडेटरी है। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। एलएलपी के केस में कहता है कि अगर किसी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है और अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है तो उसे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, जिसको स्मॉल एलएलपी का नाम दिया इन्होंने। लेकिन कंपनी के केस में आप 10,000 पेड अप कैपिटल से कंपनी बनाइए, लेकिन कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आपको हर साल ऑडिट कराना ही पड़ेगा। दूसरा हमने अभी जस्ट आपको बताया कि एजीएम से 15 दिन के भीतर ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म एडीटी 1 फाइल करना पड़ता है। इन केस ऑफ एलएलपी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म। एलएलपी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी के केस में तो ऑडिटर को रोटेट करना पड़ता है, 5 साल के बाद फिर दूसरे ऑडिटर को लेके आइए। एलएलपी के केस में रोटेशन जैसी कोई बात नहीं है, आप लगातार करवा सकते हैं। तो एलएलपी का जो कंप्लायंस है वो कंप्लायंस का बर्डन थोड़ा सा कम है। एलएलपी को चलाना सहूलियत है, आसान है। लेकिन कंपनी के केस में अगर हम देखें तो कंपनी के केस में थोड़ा सा कंप्लायंस का बर्डन ज्यादा है। दूसरा, एलएलपी में किसी भी तरह की कोई रजिस्टर हमको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कंपनीज एक्ट में आप देखेंगे बार बार, चाहे आप डिपॉजिट की बात करें, चार्ज की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, मेंबर्स की बात करें, हर जगह पे आएगा कि इन चीजों का प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करके रखना है कि कब कौन डायरेक्टर आए हैं, कौन गए हैं, शेयर होल्डिंग शुरू में क्या था, बीच में कौन हुआ, बाद में क्या, मतलब ये सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद कंपनियों को है कि हर साल 4 कम से कम आपको बोर्ड मीटिंग करना है। भले आप करें ना करें लेकिन आपको कागज में दिखाना पड़ेगा। जो अपने यहाँ का ट्रेंड है वैसा ही है, कागज में अपन दिखाते हैं। लेकिन नियम ये कहता है कि हर साल हमको कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना ही पड़ेगा। तो 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। और हम जब एमजीटी 7 जब फाइल करते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है कि हमने किस बोर्ड मीटिंग किया था और कब नहीं किया था। तो वो सारे डिटेल भी हमको वहां पे देने होते हैं। लेकिन अगेन इन केस ऑफ एलएलपी मैं एक्चुअली कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे एलएलपी डिफरेंस है कंपनी से। बट इन केस ऑफ एलएलपी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब हम बोर्ड मीटिंग करते हैं, जनरल मीटिंग करते हैं, तो उसका मिनट्स बनता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका भी एक मिनट ड्राफ्ट हो सकता है कि हाँ शुरुआत कैसे हुआ, किन किन चीजों पे डिस्कशन हुआ, आपके साइड से क्या क्वेश्चन आए, कितना बजे से लेके कितना बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठे। तो जस्ट लाइक ऐसे ही कंपनी लॉ में भी जो भी बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग होता है उसका मिनट्स बनाया जाता है। और ये मिनट्स बना करके, और अगेन मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ का जो सेक्शन 117 है, 117 है, ये मैंडेटरी है कि मिनट्स बनाना है आपको। ऐसा नहीं है कि हम ऑब्लिगेशन पे बात कर रहे हैं कि मन हुआ बनाए, नहीं मन हुआ छोड़ दिए। बनाना मैंडेटरी है और मिनट्स को लाइफ टाइम मेंटेन करना है।
अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से और कंपनी लॉ के हिसाब से भी 8 साल तक, कितने साल तक, 8 साल तक आपको अपने पास रखना है। 8 साल के बाद आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन मिनट की मैं जो बात कर रहा हूँ, मिनट के बारे में जो प्रोविजन वो करता है कि आपको जिंदगी भर कंपनी रहेगी, हमें उसका मिनट प्रिजर्व करके रखना है। ये कुछ बातें। अब उसके बाद है कि ये सब जो चीज तो हो गया। दूसरा है कि हम लाए भी हैं जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर है, एक बार थोड़ा सा उसको रोटेट कर दीजिए ना, तब तक देख लेंगे लोग। और मैं बताता हूँ अगेन कि लाजमी है कि आप लोग नए एंटरप्रेन्योर हैं और आप देखिएगा कि अभी शेयर सर्टिफिकेट का और रजिस्टर का क्या ही कीमत होता होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस हम लोग ये नहीं कर पाते हैं, है ना। हम लोग कंपनी बना लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट नहीं देते और ना हम वो एक रजिस्टर खरीद के रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और ये शेयर सर्टिफिकेट ऐसा चीज है, मैं बताता हूं, इसका इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है। सपोज कीजिए कि 200 लोग मिल करके कंपनी बनाए, इनके पास 10-10% शेयर होल्डिंग है, 10-10%। कल के दिन में 9 लोगों के मन में हो गया कि इनको हटाएंगे, बाहर करेंगे, ठीक है, तो अब तो ये फंसे। अब फंसेंगे तो क्या होगा कि भाई हम तो शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर को, ध्यान रखे बात, पूरे कंपनी लॉ में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप शेयर होल्डर को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं। केवल आप डायरेक्टर को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आप शेयर होल्डर को बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अब इनको क्या है, लोग चमका रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तो 9 आदमी हैं, क्या कर लोगे, क्या करेंगे साहब। तो ध्यान रखिए बात, उस दिन जो काम आएगा ये शेयर सर्टिफिकेट, एक कागज है, जस्ट अ टाइटल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास जमीन है लेकिन जमीन का पेपर नहीं है, कैसे आप प्रूव करोगे कि ये जमीन मेरा है। तो ठीक शेयर की भी बात करें हम, तो शेयर को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में शेयर को एक मूवेबल प्रॉपर्टी बताया गया। और इसका जो टाइटलमेंट है, इसका भी नियम है कि जब शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, कंपनी बनने से 7 दिन के अंदर इशू हो जाना चाहिए, उस पे कम से कम 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, उस पे स्टाम्प ड्यूटी लगा रहना चाहिए, है ना। तब जा करके किसी भी दिन जब आपको प्रूव करना पड़े कि हाँ हम इसके मालिक है कि नहीं है, आप आसानी से प्रूव कर पाएंगे कि ये सर्टिफिकेट मेरे पास है जो प्रूव करता है कि हम इतने शेयर के मालिक है। देखिए होता क्या है कि जब सब चीजें एमिकेबली चलते रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लायंस का इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आता है ना, जब कुछ डिफरेंसेस पैदा होते हैं। और ध्यान रखिए बात, अगेन जहां पैसा आएगा वहां डिफरेंस होगा, ये भी फैक्ट है। अगर आपको लगता है कि हम आपके बड़े हित प्रेमी हैं, तो वो तब तक जब तक हमारा काम चलते जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम तो ज्यादा दिन से नहीं, 6 साल से प्रैक्टिस में है, लेकिन हर महीने हम 4-5 लिटिगेशन जरूर सुनने को मिलता है ना। और ये दूसरे कोई नहीं होते हैं, या तो हार्ड क्लोज फ्रेंड या तो भाई होते हैं, बता रहे हैं आपको। तो इसलिए इस सोच में भी आप न रहे कि सब कुछ हमेशा अच्छा चलेगा, है ना। बड़े बड़े भारत की हिस्ट्री है, चाहे वो रेमंड सिंघानिया परिवार का देख लीजिए, चाहे अंबानी परिवार का देख लीजिए, कोई भी परिवार इन चीजों से अछूता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना कागज से मजबूत रहे। हमारा ये कहना है कि आप किसी का लो नहीं, है ना, तो हम अपना दे भी क्यों, आप अपने पेपर से जरूर स्ट्रांग रहे। और आप एक देख लीजिए, इसमें कुछ खर्च नहीं है। और एक सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट में ये लगभग हमको लगता है 800 के आसपास खर्चा आता है, और 100 पेजेज है। अब सोचिए आपके कंपनी में 100 मेंबर होने में पता नहीं शायद 10 साल लगेगा, तो क्या 10 साल के लिए हम 800 रुपये नहीं लगा सकते। रजिस्टर की बात करें, ये भी 700-800 रुपये का आता है। एक रजिस्टर खरीद लेंगे, 10 साल आपका काम चल जाएगा उससे। लेकिन एक बातें क्या है, ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते हैं, हम इसको टालते हैं, इसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी, ये बहुत बड़ा कागज है। चले हम आगे बढ़े। तो मेरा ये कहना है, अभी जो मैंने डिस्कशन आपके साथ किया, 2-3 बातें मैंने आपको बताया कि जब आप कंपनी बनाएं, अगर कंपनी बनाते समय अगर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को परमानेंट नहीं बनाए हैं, तो बनने से 30 दिन के भीतर आप INC 22 याद से जरूर फाइल कर लें। और कंपनी बनने के बाद 180 दिन के भीतर हमें क्या करना है, 180 दिन के भीतर हमें बैंक अकाउंट खोल करके कंट्रीब्यूशन का पैसा डाल के स्टेटमेंट निकाल करके एक जो फॉर्म है INC 20A, जिसको हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं, वो फॉर्म आप जरूर फाइल कर लें। उसके बाद ही कंपनी लीगल तरीके से किसी काम को करने के लिए एलिजिबल मानी जाती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जो भी कंपनी के बिहाफ में काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे काम नल एंड वाइड माने जाएंगे। जब कंपनी सब चीज कर लेती है, व्यवस्थित रूप से काम चालू आपका हो जाता है, उसके बाद हमने कहा मार्च महीना खत्म होने के बाद
आपको क्या करना है, 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक जो जो आपके कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपके प्रमोटर ग्रुप में वैसे लोग जिनके पास डिन है, आप उनका केवाईसी समय से करवा दें। केवाईसी के लिए मैंने पेपर आपको बता दिया, आधार पैन की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो पासपोर्ट की भी कॉपी आपको देनी है, नहीं होल्ड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक फोटोग्राफ भी आपका इसमें लगता है, आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे ओटीपी जाता है, ओटीपी से ऑथेंटिकेशन होता है, देन उसके बाद ये DIR-3 केवाईसी फॉर्म फाइल हो जाता है। उसके बाद हमने कहा कि जैसे ही मार्च खत्म होगा, आपको अपना अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है, और अकाउंट प्रिपेयर करके इसको ऑडिटिंग करवा लेना है, ऑडिटिंग करा करके इसका ITR फाइल कर देना है, और फिर क्या करना है, एजीएम जिसकी निर्धारित तिथि पहले एजीएम के लिए 31 दिसंबर है, और अगर लगातार अगर एक साल से पुरानी कंपनी है उस केस में 30 सितंबर इसका ड्यू डेट होता है। तो देखिए हम ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो इससे पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च के बाद अगर कंपनी चाहे तो जब चाहे तब एजीएम कर सकती है, अपना ऑडिट अकाउंट रेडी कीजिए, ऑडिट कराइए, आप अप्रैल में कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मार्च के बाद ड्यू डेट क्या है, फर्स्ट एजीएम के लिए 31 दिसंबर है, और सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 30 सितंबर है। एजीएम का डेट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तीन चीजों के लेकर के है कि एजीएम से 30 दिन के अंदर हमें AOC 4 फाइल करना है, 60 दिन के अंदर MGT 7 फाइल करना है, और एक और बात हमने बताया कि पहला जब एजीएम होगा तो उस केस में हमें एक फॉर्म ADT 1 भी फाइल करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कंपनीज एक्ट में जो मैंडेटरी कंप्लायंस है मैंने उसकी बात की, ऐसे तो इंटायर 470 सेक्शन है ना। तो अगर मैं थोड़ा बहुत अगर बात करूं जो जनरली कंपनियों में होते हैं, जैसे आपके कंपनी में नए मेंबर का आना, कोई पैसा आपके कंपनी में लगा रहे हैं तो अलॉटमेंट, शेयर का अलॉटमेंट करते हैं। आपके कंपनी से किसी डायरेक्टर का जाना, किसी डायरेक्टर का आना, इसके लिए हम लोग DIR-12 फॉर्म फाइल करते हैं। आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर रहे हैं, उस केस में हम INC 22 फॉर्म फाइल करते हैं। तो ये सारा चीज जो इंटायर प्रोसेस है ये चलता रहेगा। कंपनी में मान लीजिए कि आपने शुरुआत किया था कि हम फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं सर हमें कुछ और भी काम एक्स्ट्रा स्टार्ट करना है। क्वेश्चन ये है कि क्या सर हम एक ही कंपनी के साथ 5 काम कर सकते हैं क्या? अगेन आंसर इज यस, कंपनी के साथ आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। बस करना क्या होता है कि हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उस ऑब्जेक्ट क्लॉज को हमें ऑल्टर करना पड़ेगा, और हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम जो नया काम चाहते हैं उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके MCA में अगेन फॉर्म फाइल करना होता है, MGT 14 फॉर्म फाइल करना होता है। फिर जैसे ही अप्रूव हो जाएगा हम फिर फर्दर वो नया काम कर सकते हैं। लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा कि जब तक मेरे मेमोरेंडम में जो बातें नहीं लिखी गई है हम उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकते। अगर हमारी कंपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए बनी है, अगर हम मान लीजिए स्टेशनरी में डील करने लगे, अगेन इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैलिडिटी नहीं होगा, ये नल एंड वायड होगा। इसको अल्ट्रा वायरस कंडक्ट कहा जाता है, और कंपनीज एक्ट में इस पे एक डॉक्ट्रिन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसको बियॉन्ड द पावर कहा गया। यानी कि अगर आप बियॉन्ड द पावर जाके काम करेंगे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। यानी किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए ये आश्वस्त होना जरूरी है कि आपके मेमोरेंडम में बातें ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी हुई है कि अगर नहीं है लिखी हुई तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कंपनी में पूरा डाइवर्सिफिकेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अगर अपने कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं यू कैन चेंज योर नेम, है ना, लेकिन आपके कंपनी का 1 साल पुराना होना जरूरी है। और अगर आप नाम बदलेंगे तो नाम बदलने के बाद भी कम से कम 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब बार बार नाम नहीं चेंज कर सकते हैं, 1 साल तक आपको वेट करना है। और कंपनी बनने के 1 साल के बाद आप अपने नाम को बदल सकते हैं। तो नाम भी बदल सकते हैं। अगर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं वो भी बदल सकते हैं। अगर आप अपने कंपनी के ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, जस्ट मैं डिस्कस किया, वो भी कर सकते हैं। तो कंपनी में पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंबर को लाना, मेंबर को जाना, डायरेक्टर का आना, डायरेक्टर का जाना, ये सब लगा रहता है कंपनी में। तो ये सब इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है। शुरू में जो मैंने बातें की वो सारा मैंडेटरी कंप्लायंस था जो आपको हर साल करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम बातें कर रहे हैं ये इवेंट बेस्ड है, होगा ऐसा तो हमको करना पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम आपको बताएं कि जीएसटी के हिसाब से अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको अपना रिटर्न अगेन समय से फाइल करना है। नहीं करेंगे समय से फाइल, इसमें भी पेनाल्टी का अलग प्रोविजन है।
कि अगर नील रिटर्न है तो 20 रुपए पर डे, जो मैक्सिमम 500 तक हो सकता है, और अगर हम कुछ सप्लाई दे रहे हैं उस केस में 50 रुपए पर डे हो जाएगा। जितना डिले होगा उस पे हमको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना है और समय से आपको अपनी फाइलिंग करते रहना है। अगेन, अगर आपने कंपनी बनाया है, मतलब मैं खास करके अपने यहाँ का जो टेंडेंसी देखता हूँ बिहार का, ऐसा लगता है ना कि कंप्लायंस इज जस्ट लाइक अ बर्डन। आप इसको बर्डन मत समझे। अगर आप ये समझेंगे बर्डन, तो आपका कंप्लायंस हमेशा वीक होगा। आपको अगर इस नजरिए से आप सोचेंगे कि नहीं, मेरी कंपनी फुल्ली कंप्लायंट है और हम वेल मैनेज्ड है, और मैं अगेन बता रहा हूं, अगर आपके दिमाग में अगर ये भी चल रहा है कि कंप्लायंस का कॉस्ट हाई होता है, तो हम लोगों के प्रैक्टिस में एक कहावत है कि इफ यू आर थिंकिंग कि कंप्लायंस कॉस्ट इज हाई, अवॉइड इट एंड रेडी टू बियर द नॉन कंप्लायंस कॉस्ट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये हाई है, तो मैं रियली आपको बता रहा हूँ कि एक बार अगर नॉन कंप्लायंस कॉस्ट लगा ना, ये 2 साल 3 साल के खर्चे बराबर कर देगा आपका। इसलिए बेहतर है, मैं अगेन बोलता हूँ, कंप्लायंस कॉस्ट हाई नहीं है, ये जस्ट हम और आप अवेयर नहीं है। शायद डिस्कशन नहीं, आप भी जहां शायद कंपनी बनाने जाते हैं, शायद वो लोग इतना बात नहीं करते आपसे, लेकिन ये जरूरी है बात करना, और इतना जागरूक रहना जरूरी है। नहीं तो हम लोग इतनी बात है कि 4 फॉर्म तो बात कर रहे हैं, क्या साल में 4 फॉर्म फाइल करने के लिए हम लोग क्या डिबेट नहीं लिख सकते हैं? तो कहने का है मतलब है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। और आप देखिए ना, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, चाहे जहां भी बड़ा डील होता है, आपको अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट कोई फंड करेगा, सबसे पहले आपसे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मांगते हो, है ना? सबसे पहले आपका सबसे पहले पेपर मांगते हैं कि कंप्लायंस का क्या स्टेटस है। तो हमारा ये कहना है कि हम क्यों बर्डन क्यों लेके चल रहे हैं, और बर्डन आपके ऊपर इसलिए आता है क्योंकि आप 5 साल का काम एक बार करवाने जाते हैं। अगर आप इसको समय से अगर रूटीनबद्ध तरीके से करें, तो ये सच में बर्डन नहीं है। और अगर समय से करेंगे, तो मैं अगेन बोल रहा हूं, ये आपकी आदत में शामिल होगा, और इससे आपके कंपनी की कहीं ना कहीं गुडविल बढ़ती है। तो कंप्लायंस जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगेन मैं बताता हूं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप ध्यान रखिए, वो ये मान के चलती है कि मेरे टोटल कॉस्ट का 10% मेरा कंप्लायंस कॉस्ट है। 10%, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कंपनी लिस्टेड होती है, अगर एलओडीआर का वायलेशन हुआ तो सेबी क्या करती है आप समझ सकते हैं। जब सहारा जैसी कंपनी का क्या हाल हो गया, है ना? क्या हुआ? बस एक वायलेशन, कंपनी लॉ का जो सेक्शन 42 है, बस वही वायलेशन सहारा वाले किए थे, लाखों करोड़ की कंपनी रोड पे आ गई। तो कहने का ये मतलब है, छोटे स्तर तक तो ठीक है, आप ऐसे वैसे जुगाड़ से काम चला देंगे। बिहार के लोग जुगाड़ वैसे भी ज्यादा होते हैं, है ना? बट ये जुगाड़ सीमित समय के लिए सही है। अगेन मैं बोलता हूं कि अगर आप विजनरी है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कंप्लायंस से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना, इवन आगे रहना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ओवर कंप्लायंस नहीं करेंगे, लेकिन हम अंडर कंप्लायंस भी नहीं करेंगे। अब हम आपको बताए तो, मतलब बिहार में 5% भी कंपनी नहीं होगी जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट और रजिस्टर मिल जाए, जो मैं बताया हूं आपको, 5% नहीं मिलेगा। और आप बताइए ना, कंपनी बनाने में आप 10,000 12,000 15,000 फीस दिए, ये 2,000 हम बेयर नहीं कर सकते 10 साल के लिए? ये कुछ नहीं है कॉस्ट, ये जस्ट बिकॉज होता है ना, इग्नोरम परम सुखम, तो आप इग्नोर करके सुख रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। तो ये कुछ बातें थी। और दूसरा है कि एक आप लोगों के पास एक लिस्ट है, देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होता है, कंपनी लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन 184, जो कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। वो कहता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद जैसे ही पहला बोर्ड मीटिंग होगा, फर्स्ट, क्या कहता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद जैसे ही पहला बोर्ड मीटिंग होगा, हर डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। क्या होता है उसमें कि जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल के बाद किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 15 अप्रैल को करना है, इसमें लिखा भी हुआ है 15 अप्रैल, लेकिन ये जो बोर्ड मीटिंग है ना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, आपको कहीं कहीं दिखेगा सेकेंड बोर्ड मीटिंग, ये एजम्पशन बेस्ड है। ये बस इसमें बताया गया है कि 4 बोर्ड मीटिंग कब कब अपन कर सकते हैं। ये आपका बोर्ड मीटिंग जरूरी नहीं कि इस डेट को होना चाहिए, ये आगे नोट में हम नीचे नीचे नोट में लिखे होंगे। ये बस एक बताया गया है कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली रेडी किया गया है। तो प्रोविजन क्या कहता है डिस्क्लोजर के बारे में, कि जब हमारे कंपनी का पहला बोर्ड मीटिंग होगा, तो उस कंपनी में जितने डायरेक्टर होंगे वो अपने बातों को डिस्क्लोज करेंगे। किन बातों को?
सपोज कीजिए कि मेरा नाम कुंदन है और अगर हम एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं और हम एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो प्रोविजन ये कहता है कि जब हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम डायरेक्टर तो हैं ही, हम XYZ में भी डायरेक्टर हैं। हमको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या हमारा XYZ में कुछ शेयर होल्डिंग भी है, तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये डिस्क्लोजर है जो मैंडेटरी रूप से आपको देना पड़ता है। दूसरा आप देख रहे होंगे MSME, बड़ा अभी हॉट टॉपिक है आज के दिन में कंप्लायंस के सेक्टर में। अभी जस्ट CBDT का एक सर्कुलर आया, पूरा समझिए कि पूरे देश में तबाही मचा हुआ था इस प्रोविजन को लेकर के। प्रोविजन क्या है कि अगर आपके यहाँ, मतलब आपके कंपनी के यहाँ किसी का पैसा बाकी है, किसका पैसा बाकी है, किसी MSME का, जो भी बिजनेसमैन MSME में रजिस्टर्ड है, अगर उसका पैसा आपके यहाँ बाकी है तो MSME एक्ट में प्रोविजन है कि 45 दिन से ज्यादा का बकाया नहीं रख सकते MSME का। क्योंकि ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, तो भारत सरकार इसको प्रमोट करने के लिए उसने क्या किया, MSME एक्ट में ये प्रोविजन डाल दिया कि MSME का पैसा हर हाल में 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर हाल में 45 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो। अभी CBDT ने सर्कुलर क्या इशू किया, सर्कुलर इशू किया इन्होंने कि अगर MSME का पैसा 45 दिन से ज्यादा का होगा तो बोले कि हम आपको आपके उस खर्चे को डिसअलाउ कर देंगे। अब खर्चे को डिसअलाउ करने से मतलब क्या हुआ, समझिएगा क्या होगा। अगर हमें MSME को 10 लाख का पेमेंट करना है, इनकम टैक्स क्या बोला कि इस 10 लाख को हम खर्चा मानेंगे ही नहीं। अब सोचिएगा इसका बिजनेस में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर कंपनी पे 30% टैक्स है तो 10 लाख का खर्चा डिसअलाउ होने से यह मतलब हुआ कि हमारा इनकम 10 लाख से बढ़ जाएगा, और 10 लाख जब इनकम बढ़ेगा तो 10 लाख पे 30% टैक्स छोड़ दीजिए, 3 लाख हुआ कि 3 लाख टैक्स। तो बोले कि जो खर्चा है भी हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे। तो फिर कंपनी वाले का कमान लीजिए क्या होगा कि सर हम आगे जाके फ्यूचर में तो पेमेंट करेंगे, तो बोले जब आप जिस साल में पेमेंट करोगे ना उस साल में डिडक्शन देंगे, अभी नहीं मानेंगे। तो इतना बड़ा है कॉम्प्लेक्स चीज। तो ये MSME के लिए ये प्रोविजन है कि अगर आपके कंपनी में किसी MSME का पैसा बाकी है तो आपको इसके लिए एक फॉर्म है MSME 1 जो फाइल करना है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग हमने बताया आपको कि आप जब चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल डेटा है, एजम्पशन बेस्ड है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की बात करें चाहे सेकंड बोर्ड मीटिंग, जब भी बोर्ड मीटिंग हो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब हम लोग जैसे आपको बैंक अकाउंट खोलना होता है तो आप रिजोल्यूशन पास करके बैंक में देते हैं। किसी के साथ अगर मान लीजिए कहीं से सर्टिफिकेशन लेना होता है, जैसे GST में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो वहां पे भी एक रिजोल्यूशन की कॉपी लगती है। ऐसे करके कंपनी के बिहाफ में आप जहां जहां भी काम करते हैं आपको रिजोल्यूशन की कॉपी देनी होती है। गौर से सुनिएगा मैं बोल क्या रहा हूं। लेकिन जब हम कंपनी का MGT 7 जब फाइल करते हैं तो फाइल करते समय हमें करना क्या होता है, हर बोर्ड मीटिंग का डेट देना होता है। उसमें डेट पता है लोग क्या करते हैं, सीधा आंख बंद करके, चूंकि साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना है और 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बस आंख बंद करके क्या किए, सीधा बस 4 बोर्ड मीटिंग दिखाए, 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं ज्यादा। मतलब हमने साल भर जो बोर्ड मीटिंग किए, जो एक्चुअल बोर्ड मीटिंग था, सारे को स्किप कर दिए। ध्यान रखिए बात अगेन कि आप अपने आप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिए। आपने क्या किया, MCA में फॉर्म फाइल करके आपने कहा कि हम ये फॉर्म हमने इतना इतना तारीख को मीटिंग किए हैं, अब बैंक अकाउंट खुलवाए तो उसमें रिजोल्यूशन का डेट कुछ और है। तो ये जो चीजें हो रही है, यानी कि साल के बाद जब आपका रिटर्न फाइल हो तो जरूर देखे कि साल में क्या क्या रिजोल्यूशन फाइल हुआ था। 4 तो मिनिमम है, 4 की जगह हम 40 दिखा सकते हैं बोर्ड मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने जो भी बोर्ड मीटिंग पास किया है, जो भी रिजोल्यूशन पास किए हैं, हर डेट को MGT 7 में लेना बहुत जरूरी है। ये भी ध्यान रखें, ये भी बहुत बड़ा गलती होता है जो अक्सर लोग करते हैं। आपके जो भी प्रोफेशनल है, अगर आपसे पूछते हो MGT 7 फाइल करते समय कि सर क्या क्या बोर्ड मीटिंग किए हो, तो दैट्स गुड, कोई नहीं पूछते यहाँ पटना में, लिटरली मैं बता रहा हूँ। वो अपने हिसाब से बस फाइल कर देना। ध्यान रखिए बात, दिन प्रतिदिन रेगुलेटरी बॉडी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। अब ये ऐसा पहले वाला नहीं रहा कि हम जो चाहेंगे अपने हिसाब से कर देंगे। अब नोटिस आएंगे, और जो CRC सेंटर है जो मानेसर में बनाए गए हैं, उसका पूरा काम ही यही है कि जितनी फाइलिंग हम कर रहे हैं वो रैंडमली चीजों को चेक कर रहे हैं, और चेक करके फिर उनको जहां जहां लगता है वहां वहां फिर वो नोटिस भेज रहे हैं।
अभी जो MCA V3 बनाया है ये पूरा का पूरा ऑटो पॉपुलेटेड है और एक पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आने वाले टाइम में इसके माध्यम से ऑटोमेटिक नोटिस आने लगेंगे, यानी कि अगर आपका डेटा एक फॉर्म में कुछ और है, दूसरे फॉर्म में कुछ और है, जैसे ही मिसमैच होगा ऑटोमेटिक नोटिस आपको वहां से चला आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए कंप्लायंस बर्डन नहीं है, बस आपको अवेयर रहने की जरूरत है। और अगेन इसकी कॉस्टिंग अगर आप समय से करेंगे, कुछ कॉस्टिंग नहीं, कंपनी बना करके अगर हम कहते हैं कि 15,000 20,000 रुपए साल में खर्चा कर, क्या दिक्कत है? आप इस बात को क्यों सोचते हैं कि 20,000 खर्चा करना है? आपका काम है हमको 20 लाख कमाना कैसे, ये सोचना है। मैं बहुत सारे सेमिनार में जब जाता हूँ तो बहुत बार हमको पूछते हैं कि सर ज्यादा अच्छा होता ना कि आप हमको GST फाइल करना सिखा देते। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब नहीं रहता मेरे पास, है ना। हम बड़ा सिंपल जवाब दिए हैं कि जब डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं आप, कभी उनका आला लेके बोलेंगे कि थोड़ा सा बताइए तो इसका आवाज का मतलब क्या होता है? ये बेतुका बात है। यू आर एक्सपर्ट इन योर कोर एरिया, यूर इन बिजनेस, और यू हैव टू फोकस योर माइंड इन योर बिजनेस, नॉट इन द कंप्लायंस। सब आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, और अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं लिटरली बताता हूं आप कुछ नहीं कर पाइए। ये जो अपन मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग पढ़ते हैं, वो क्या कहता है, जो जिस काम में निपुण है आप उसमें कीजिए, और शुरू से ही 2,000 4,000 5,000 बचाना सीखेंगे, फिर छोटा हो गया दिमाग अपना, है ना। मैं क्या बोलता हूं कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपका सपना थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप आना ही अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है, इसलिए थोड़ा सा आप उस हैसियत, इवन हम आपको ये बोलेंगे आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से काम कराइए, है ना। मैं भी नहीं बोलूंगा कि अगर फीस के लिए कंप्रोमाइज करना है, दो तीन चीजें ऐसा बोला जाता है कि शिक्षक, कंसल्टेंट, है ना, या मेडिसिन, ये सब पैसे दे के नहीं करते लोग, है ना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उसका छोटा सा एडिशन आपको कहाँ लेके जा सकता है ना। लेकिन हम लोग एक्चुअली कंप्रोमाइज करते हैं इन चीजों से। आपको सीखना अपने बिजनेस का धोन है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें रिसर्च कीजिए, उसमें जितना आप आगे बढ़ेंगे आपके बिजनेस में वो बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो ये कुछ बातें हैं। LLP फॉर्म 11 है। DPT3 एक डिपॉजिट का रिटर्न फाइल होता है। ये सब चीज थोड़ा सा भी ऊपर का चीज है, अभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इग्नोर कीजिए इसको। फिर सेकेंड बोर्ड मीटिंग का डेट है कि जैसे ही हमको ध्यान रखना है कि 120 दिन से ज्यादा नहीं हो और हमें अपना सेकेंड बोर्ड मीटिंग कर लेना है। सितंबर का जब महीना आता है तो कंपनी में कंप्लायंस का थोड़ा सा समय वही ज्यादा रहता है, क्योंकि इसी महीने में हमको एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नोटिस देना होता है और इसी महीने में हमें अपने कंपनी का AGM करना होता है। सितंबर महीने में ही डायरेक्टर KYC का भी डेट आता है। पहली बार जब आप डायरेक्टर KYC करेंगे तो पहली बार आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी ये देनी पड़ती है। लेकिन जब दूसरी बार जब करेंगे तो दोबारा आपको ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा क्यों नहीं देना पड़ता है, सुनिएगा। KYC का क्या कॉन्सेप्ट है, KYC में ये कहता है कि अगर आपके इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब जैसा पिछले साल था वैसा ही इस साल है, तो KYC दो तरीके का है, एक वेब बेस्ड KYC है और एक DIR3 फॉर्म KYC है। तो वेब बेस्ड जो KYC है बड़ा आसान है। अगर आप पिछले साल KYC करवाए हैं, इस साल जो इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर का था एज इट इज है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेब बेस्ड के हिसाब से बस OTP शेयर करके आपका KYC बहुत फास्ट हो जाता है। तो एक चीज वो है। AOC4, MGT7, ADT1 ये सब मैं डिस्कशन कर लिया। MSME का जो फॉर्म है ये साल में 2 बार फाइल किए जाते हैं, हाफ ईयरली रिटर्न जाता है इसका। LLP जो 8 है फॉर्म, वो भी मैं बता दिया आपको। 7 के बारे में डिस्कशन हो गया है और लास्ट में बोर्ड मीटिंग के बारे में जानकारी है। तो मेरे एंड से बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन जो जरूरी है बात उतना करना ज्यादा जरूरी है। फिर हम लोग जब मिलेंगे इन चीजों के बारे में हम लोग विस्तृत में बात करेंगे। और जो भी चीजें हैं, अगर आपको कंपनी से संबंधित, GST से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, EPF PSI से संबंधित किसी भी तरह का अगर कोई अगर जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। 2-4 मिनट बात करके फिर हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल पे बात कर लेते हैं और फिर IPR पे बात करते हैं। सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहते हैं? हाँ राइट, देखिए कोई भी डायरेक्टर हो, है ना, डिन सबके लिए मैंडेटरी है और KYC सबके लिए मैंडेटरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो बात है, सेक्शन कंपनी लॉ का जो सेक्शन 149 है और 149 का जो सबसेक्शन 6 है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है। जब कंपनी लॉ 2013 आया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, इसका नाम ही इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट से मतलब है कि जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, यानी कि न तो ये कंपनी में प्रमोटर होते हैं, न तो कंपनी में KMP होते हैं, न तो ये जनरल डायरेक्टर होते हैं, ये कोई थर्ड पर्सन होते हैं। तो सर इसको लाते क्यों हैं?
इनको लाते हैं, वैसे लोगों को लाते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जो अकाउंट, फाइनेंस, लॉ, बिजनेस में एक्सपर्ट हो किसी पार्टिकुलर एरिया में। अगर हमारा फार्मा सेक्टर का बिजनेस है तो हम ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके आना पड़ेंगे जिनका कि फार्मा सेक्टर बिजनेस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। तो सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करता क्या है, थोड़ा सा रोल समझिएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी एक्ट में इतना पावर है कि ये बोर्ड को इवेलुएट करता है। मतलब आप अगर बोर्ड के मेंबर है तो हम बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेरा इतना पावर है कि हम आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे कि व्हाट एवर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन अंडर द कंपनीज एक्ट वेदर यू हैव फॉलोड और नॉट। और हमें ये पावर है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे मकसद यही था जो हम आपको बताया है ना, सर्वलोकहितम। थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट का ये प्रमोटर लोग, डायरेक्टर लोग मिल करके थर्ड पार्टी यानी कि स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को वायलेट नहीं करे, इसलिए इंडिपेंडेंट पर्सन रहे जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो कंपनी में। मिलता क्या है, उनको रेमुनरेशन मिलेगा। बाकी ना तो वो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में और ना तो वो जनरल डायरेक्टर होते हैं। तो उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन आंसर इज नो। ये बहुत बड़ी कंपनियों के लिए चाहिए, प्रोविजन करता है इन एवरी लिस्टेड कंपनी। सारे लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। और कहता है कि पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर। आप समझ सकते हैं कि दायरा क्या है इसका। सारे लिस्टेड कंपनी में